यह वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हमने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आप पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन्हें देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में विज्ञान सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें ध्वनि एवं तरंग से संबंधित, तरंग गति से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। आसान सा प्रश्न है, शायद सभी को यह पता होगा कि ध्वनि की गति तापमान और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ठोस वस्तुओं का घनत्व अधिक होता है, अतः ध्वनि का वेग भी ठोस में अधिकतम होता है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग कितना होता है। जैसे अगर शुष्क वायु है तो 332 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का वेग। तांबा, उसमें 3750 मीटर पर सेकंड। लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग है। एल्यूमिनियम में 5760 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग होगा। और वहीं ग्रेनाइट में 6000 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विमानों का पता लगाने के लिए राडार किस माध्यम का प्रयोग करता है। तो राडार में क्या ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे विमान का पता चल जाता है। तो माइक्रो तरंग का प्रयोग करता है। ठीक है, राडार में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी देश में कोई लड़ाकू विमान आ रहा है तो उस लड़ाकू विमान को टैकल करने के लिए राडार का यूज किया जाता है। बोलते हैं लोग कि राडार में आ गया तो उसे मारकर गिरा दिया गया। तो वह जो राडार है उसमें माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। विमानों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त राडार में सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। ये लघु तरंगें होती हैं। इनकी आवृत्ति दीर्घ रेडियो तरंगों से अधिक तथा इंफ्रारेड तरंगों से कम होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होने के कारण इन्हें किसी निश्चित दिशा में पुंज के रूप में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त की जाती है। तो माइक्रोवेव ओवन में बहुत कम तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि तरंग दैर्ध्य जो है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति के। ठीक है, तो यह बात आप याद रखिएगा। और जिसमें तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसमें आवृत्ति कम होगी, और जिसमें आवृत्ति अधिक होगी उसमें तरंग दैर्ध्य कम होगा। यहाँ व्याख्या में बोला गया है कि माइक्रोवेव ओवन में बहुत कम तरंग दैर्ध्य या अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगें ओवन में रखे खाद्य पदार्थ के अणुओं में कंपन उत्पन्न करती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और खाद्य पदार्थ गर्म हो जाते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, माइक्रोवेव गैर आयनीकृत विकिरण होती है। ठीक है, माइक्रोवेव गैर आयनीकृत विकिरण होती है, इसलिए इनसे एक्सरे या अन्य आयनीकृत विकिरण जैसा खतरा नहीं होता। लेकिन माइक्रोवेव विकिरण खाद्य पदार्थ की भांति शरीर के ऊतकों को गर्म कर सकता है। इसका अत्यधिक प्रयोग स्किन बर्न या कैटरैक्ट, धूमिल दृष्टि जैसी समस्या उत्पन्न कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के उपयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अवरक्त किरणें लाई जाती हैं दूरस्थ नियंत्रण के लिए। टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के रूप में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें इस्तेमाल नाइट विजन कैमरा में, चिकित्सा आदि में भी होता है ये। और इनकी आवृत्ति माइक्रोवेव से ज़्यादा तथा दृश्य किरणों से कम होती है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि सोनार का उपयोग अधिकतर किया जाता है। नौ संचालकों के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार एक तकनीक है
जिसके द्वारा नौ संचालन जल के अंदर संचार करने और जल के या उसके सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयुक्त होता है सोनार में, और सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। पॉल लैंगविन को इसके आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। तो ये नाम याद रखिएगा, पॉल लैंगविन का, और दूसरा इसमें प्रयुक्त पराश्रव्य तरंगी, यह दोनों आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सूची का मिलान करना है। इसमें कुछ आविष्कार हैं और आविष्कारकर्ता का नाम दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हम। आविष्कार है टेलीविज़न। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन हैं? तो टेलीविज़न के जो आविष्कारक हैं वह हैं जे.एल. बेयर्ड, ठीक है। और मोबाइल के आविष्कारक का नाम है जॉन एडवर्ड, ऑप्शन नंबर 4। एटीएम के आविष्कारक शेफर्ड बैरन हैं, ऑप्शन नंबर 2। और एक्सरे के आविष्कारक हैं रोजेन या रोंटजेन, भी इन्हीं का नाम है। जो भी लिखा होगा आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है और सेम चीज़ें विकल्प में भी बताई गई हैं। प्रश्न कह रहा है कि जो रिमोट टीवी का होता है नियंत्रण युक्ति में होता है, उसमें क्या होता है? तो एक छोटा ट्रांसमीटर जो इंफ्रारेड उत्सर्जित करता है, इंफ्रारेड किरण उत्सर्जित करता है। तो जो रिमोट होता है उसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर होता है, वह अवरक्त किरण उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि टीवी रिमोट कंट्रोल चैनल बदलने के लिए IR इंफ्रारेड तरंग का उपयोग करता है। टीवी में एक डिटेक्टर इन हल्के ढालों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जो माइक्रो प्रोसेसर को चैनल बदलने, वॉल्यूम समायोजित करने या अन्य क्रियाओं को करने के लिए निर्देश देता है। IR का इस्तेमाल हम कुछ 100 मीटर या कुछ गज दूरी पर पॉइंट टू पॉइंट संचार के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक्स किरण जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है क्या कहलाती है? तो वह जो अधिक दूरी तक प्रवेश कर पाएगी वह कठोर एक्स किरण होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कठोर एक्स किरण, ठीक है। यहाँ इसके विषय में जानकारी दिया गया है कि एक्स किरण या एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। यह एक प्रकार के आयनीकरण विकिरण है, इसलिए खतरनाक है। विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन एक्सरे के आविष्कारक हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, पूरा नाम यहाँ पर विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन है। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश करती हैं उन्हें कठोर एक्स किरणें कहते हैं। कठोर एक्स किरणों की आवृत्ति अधिक होती है। तो अगर आवृत्ति अधिक होगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगा। अभी हमने देखा कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। प्रश्न कह रहा है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो उसमें पूछना चाह रहा है कि श्रव्य और दृश्य एक साथ शुरू होता है या श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, दृश्य बाद में, तो क्या है? तो इसमें दरअसल वॉल्यूम का सिंक्रोनाइजर यूज कर दिया जाता है और उसके थ्रू श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रकाश का वेग ध्वनि की वेग से अधिक होता है, तो ऐसे में एक साथ दोनों को लाने के लिए सिंक्रोनाइजर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑडियो सिंक्रोनाइजर का प्रयोग करके इस त्रुटि को दूर कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर कीजिए। कथन कह रहा है कि गामा किरणें यक्स किरणों से अधिक वेदनशील होती हैं। बिल्कुल सही है, जो गामा किरण होती है वह अधिक वेदनशील है एक्स किरण से। और कारण कह रहा है कि गामा किरणें प्रकाश के वेग से चलती हैं, तो यह भी सही है। गामा किरणें लगभग प्रकाश के वेग से चलती हैं,
लेकिन कथन और कारण में कोई सामंजस्य नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है यह। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है कि दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं है। 1999 में यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया यह प्रश्न है। सेम वही चीज़ व्याख्या में भी बताया गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है? तो अल्ट्रासोनिक किरणें जो हैं वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार से संबंधित नहीं है। बाकी एक्स किरण, सूक्ष्म तरंगे और अवरक्त किरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार से संबंधित हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं, यानी लहरें क्या संचारित करती हैं? तो लहरें ऊर्जा संचारित करती हैं। ठीक है, लहर जिन्हें तरंग भी कहा जाता है। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि तरंग का अर्थ लहर होता है। भौतिक में तरंग का अभिप्राय और अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत यांत्रिक, विद्युत, चुंबकीय, ऊष्मीय इत्यादि प्रकार की तरंग गति का अध्ययन किया जाता है। तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कण बिना स्थान परिवर्तन के ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इन चारों विकल्पों में एक्सरे की ऊर्जा अधिकतम होती है। चारों विकल्पों में एक्सरे की ऊर्जा। ठीक है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित ऊर्जा समीकरण के अनुसार किसी भी विकिरण की ऊर्जा उस विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः उच्च आवृत्ति एवं निम्न तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण की ऊर्जा अधिक होगी। तो किसकी ऊर्जा अधिक होगी, यह आपको ध्यान देना होगा कि जिसकी आवृत्ति अधिक होगी और तरंग दैर्ध्य जो होता है वह कम होगा, उसकी ऊर्जा अधिक होगी। यहाँ पर यह याद करने वाली बात है, एकदम याद रखिएगा आप। प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर विकिरण और उसके तरंग दैर्ध्य परिसर के विषय में दिया हुआ है, तो इसमें से आप एक्स किरणों का याद कर लीजिएगा। तरंग दैर्ध्य परिसर कितना है? तो 10⁻⁻11 से लेकर के 10⁻⁻8 मीटर यह तरंग दैर्ध्य परिसर है एक्स किरण का। और जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं उनका याद कर लीजिएगा, 1 × 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻4 मीटर तक है। ठीक है, यह दोनों कई बार प्रीवियस में पूछा गया है। बाकी परावैगनी और दृश्य यह दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। अभी शायद 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो परावैगनी का तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻8 से लेकर 4 × 10⁻⁻7 मीटर और दृश्य विकिरण का 3.9 × 10⁻7 से लेकर 7.8 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, तो यह याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में, जो रात में कैमरा यूज होता है उसके विषय में किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो उसमें वस्तुओं में एक्सरे विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में एक्सरे विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी प्रवर्धित प्रकाश का प्रयोग और इंफ्रारेड ग्राही का प्रयोग और वस्तुओं का ऊष्मा विकिरण, इन सब का प्रयोग होता है, लेकिन एक्सरे विकिरण का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर नहीं वाला प्रश्न आएगा ना, तो आप इस पे ज़रूर गोला करके देखिएगा कि प्रश्न में हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। ठीक है, परावर्तन होती है, व्यतिकरण होता है और विवर्तन होता है, लेकिन ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ठीक है, व्याख्या में कहा गया है कि ध्वनि तरंगों में परावर्तन, अनुरणन, अपवर्तन, प्रणोदित कंपन, व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि अवलक्षण प्रतीत होते हैं। ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, क्योंकि
ये एक से ज़्यादा दिशा में कंपन करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। स्टेथोस्कोप वही है जो डॉक्टर अपने गले में सांप जैसा डाल के घूमते हैं ना, वही स्टेथोस्कोप है, ईयरफोन जैसा कुछ। तो स्टेथोस्कोप जो है वह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या में देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि किस में कितना शोर अलाउ है। तो जो शांत क्षेत्र है वहाँ 50 डेसिबल शोर और जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ 55 डेसिबल और जो व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 70 डेसिबल मान्य होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन में हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आवासीय क्षेत्र 55, शांत क्षेत्र 50, औद्योगिक क्षेत्र 70 और व्यापारिक क्षेत्र 65। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। निर्वात में ध्वनि का प्रसार होता है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का प्रसार होता है। और दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की गति सभी माध्यमों में एक समान होती है। देखो, कोई भी सही नहीं है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आपको यह पता होगा। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़, ध्वनि ठोस में तेज़ से चलता है और उसी हिसाब से गैस में सबसे कम या निर्वात में चल ही नहीं पाता है। तो ध्वनि की गति सभी माध्यम में एक समान होती है, ऐसा भी नहीं है। और ध्वनि के प्रसार के लिए अगर माध्यम की आवश्यकता है तो निर्वात में वो तो चलेगा ही नहीं। यहाँ पर बताया गया है कि निर्वात में ध्वनि का प्रसार संभव नहीं है। ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम यानी ठोस, द्रव या गैस का होना आवश्यक है। ध्वनि की गति सभी माध्यमों में एक समान नहीं होती है। हवा में ध्वनि की गति की चाल 332 मीटर पर सेकंड और पानी में 1498 मीटर पर सेकंड और स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड होती है। इस प्रकार ध्वनि की गति सभी माध्यमों में अलग अलग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 143 पूछ रहा है कि पराध्वनिक विमान कैसे उड़ते हैं। तो पराध्वनिक जो विमान है वह ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। इनको सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट उन विमानों को कहते हैं जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। लड़ाकू विमान पराध्वनिक विमान के सबसे सामान्य उदाहरण हैं। जो विमान ध्वनि के वेग से 5 गुना से भी अधिक वेग से उड़ते हैं उन्हें अति पराध्वनिक विमान यानी हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ROARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता हो। अतः अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में तनावयुक्त डोरियों एवं द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती हैं। यह याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें से 3 सही होगा और 1 कथन गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वह सही हैं कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड, और जो मनुष्य का कान है 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। ठीक है। व्याख्या अगर देखेंगे तो बताया गया है कि मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए नहीं बल्कि हरे प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। प्रत्येक रंग के प्रकाश की अपनी तरंगदैर्घ्य होती है। हरे रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले एवं लाल के मध्य में आती है। यही कारण है कि लाल एवं नीले की अपेक्षा हरा रंग हमारी आँखों के लिए सुग्राही होता है। मनुष्य का कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है, जिसमें 1000 हर्ट्ज की ध्वनि सबसे सुग्राही होती है। कान के सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। अच्छा, यह बात आप समझ पा रहे हैं कि सुनने की दृढ़ता यानी जब आप कुछ सुनते हैं ना तो आपकी ध्वनि को 1/10 सेकंड तक वो कान में रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। और सेम दृष्टि की दृढ़ता, आप जब कुछ देखते हैं ना तो 1/16 सेकंड तक वह चीज़ आपकी आँख में छपा रहता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो नेत्र की दृष्टि की दृढ़ता कितनी है? 1/16 है। प्रश्न कह रहा है कि राडार प्रणाली पाई जाती है, तो राडार प्रणाली किस में पाई जाती है? तो चमगादड़ में, ठीक है, राडार प्रणाली पाई जाती है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इस तकनीक का उपयोग चमगादड़ भी करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए उड़ सकते हैं। अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए उड़ने के लिए वे पराश्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। वे उड़ते हुए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को प्रसारित करते रहते हैं, जिससे मार्ग में स्थित दूसरी वस्तुओं से टकराकर वापस लौटती पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की मदद से वस्तुओं का पता लगा लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा? तो ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होगा। अभी हमने ऊपर भी देखा है, यहाँ पर इसकी व्याख्या हमने पहले ही कर रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल जो वृक्ष की सरसराहट होती है, पत्तों से जो आवाज़ आती है जब वायु चलता है, हवा चलती है, तो वह 20 डेसिबल होता है। कुछ अन्य ध्वनि स्रोत एवं ध्वनि प्रबलता डेसिबल में यहाँ निम्न रूप से दिया गया है। जैसे अगर कोई फुसफुस करके बात कर रहा है, सामान्य फुसफुसाहट जो है वह 30 डेसिबल होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि शांत कार्यालय की जो ध्वनि है वह 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत जो होती है वह 60 डेसिबल, जेट इंजन की जो आवाज़ है 120 डेसिबल और रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूरसंचार के लिए माइक्रोवेव तरंगे प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दूरसंचार हेतु सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में माइक्रोवेव ओवन, राडार तथा टेलीविज़न आदि में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार की निर्वात ट्यूब जैसे मैग्नेट्रॉन आदि के द्वारा किया जाता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन में इनको हटा के और विद्युत चुंबकीय तरंगे कर देता, वह भी आप ऑप्शन लगा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि
किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिमोट के लिए रेडियो तरंगों का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टीवी की सामान्यतः रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अवरक्त विकिरण का उपयोग होता है, किंतु कुछ नियंत्रण इकाइयों में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अवरक्त विकिरण ऑप्शन में है नहीं और रेडियो तरंग ऑप्शन में है, तो उसके आधार पर प्रयोग दोनों का होता है रिमोट में, तो यहाँ रेडियो तरंग ऑप्शन सही रहेगा। अवरक्त विकिरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है। अवरक्त विकिरण क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रश्न कह रहा है कि किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक या ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, ठीक है। हानिकारक ध्वनि प्रदूषक किस स्तर को कहते हैं? तो 80 डेसिबल या उससे अधिक अगर ध्वनि है तो वह हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में वह आती है। 80 डेसिबल से अधिक के शोर में लगातार रहना हानिकारक होता है, अर्थात 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। 90 डेसिबल का शोर बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है, यानी आप 90 डेसिबल का शोर बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ऊपर होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि इतने शोर में प्रतिदिन 10 घंटे रहा जाए तो व्यक्ति बहरा हो जाएगा। कितने शोर में? अगर 90 डेसिबल के शोर में रहा जाएगा। और 100 डेसिबल की शोर की प्रबलता सामान्यतः यंत्र कारखाने के शोर के स्तर पर होती है, ठीक है। वह कितना होता है? 100 डेसिबल का होता है शोर वहाँ। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है, जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। तारत्व किस पे निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। और हमने अभी ऊपर देखा कि अगर आवृत्ति अधिक होगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य कम होगा, ठीक है। तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। यानी आप यह भी समझिएगा कि जो तारत्व है वह समानुपाती संबंध रखेगा आवृत्ति के साथ। अब अगर तारत्व आवृत्ति के साथ समानुपाती संबंध रख रहा है तो निश्चित है कि जो तारत्व है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखेगा तरंग दैर्ध्य के साथ, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, यानी जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसका तारत्व अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों और स्त्रियों की पतली आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण होती है और पुरुषों की मोटी आवाज़ तारत्व कम होने के कारण होती है। प्रश्न पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैस में, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो ठोस, गैस, द्रव तीनों में चलेंगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। और व्याख्या भी हमने पहले भी देख रखा है, तो यहाँ व्याख्या देखने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो जो ध्वनि तरंगे हैं वह निर्वात में नहीं चलेंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है, निर्वात में तरंगे नहीं चल सकती हैं। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, ठीक है। ध्वनि की मूलभूत इकाई ध्वनि ग्राम, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी भाषा या बोली में फोनीम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। फोनीम के लिए ध्वनिग्राम, स्वरग्राम आदि शब्द भी प्रयोग होता है। फोनीम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुतम इकाई है जिसमें दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। 2017 यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी पराश्रव्य ध्वनियों को मनुष्य अपने कान से नहीं सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को
पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इस तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा है सही। ठीक है, 3 सही होगा और 1 सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। ठीक है, उनकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, यह भी सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, यह भी सही है। कॉस्मिक जो किरणें हैं। ठीक है, व्याख्या में बताया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, यह उदासीन होती है। दूसरा, यह अनुप्रस्थ होती है। तीसरा, यह प्रकाश के वेग के समान गमन करती है, यानी प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, और इसकी अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित की गई। और उदाहरण गामा किरण है। ठीक है, एक्स किरण है उदाहरण, परावैगनी किरण है, दृश्य किरण है, अवरक्त किरण, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं उनका उदाहरण है अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, ध्वनि तरंग हो गया, कैथोड किरण, यह सब विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। कॉस्मिक किरणों का निर्माण बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों द्वारा हुआ है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से प्राकृतिक रूप से निरंतर आती रहती हैं और जिनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। कॉस्मिक किरणें कहलाती हैं वो। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या है, छोटा है। कॉस्मिक किरणों की खोज ऑस्ट्रिया के विक्टर हेंस ने किया है। यह याद रखिएगा कि कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेंस ने किया और यह ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोनार हम उपयोग करते हैं। हमने अभी पहले भी देख रखा है कि सोनार पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है और सोनार का यूज जो नाविक होते हैं या पनडुब्बी, इन सब द्वारा किया जाता है। हमने पहले ही ऑप्शन देख रखा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच या फिनोमिना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ खड़े हैं और कोई ट्रेन आ रही है, जब तक आएगी तब तक लगेगा यार आवाज़ तेज़ी से तेज़ होती खूब, जब तक आपके पास रहेगी खूब तेज़ लगेगी, और जैसे जैसे दूर जाएगी तो यह आवाज़ धीमी होती जाएगी। ठीक है, तो यह डॉपलर प्रभाव है। यहाँ पर बताया गया है कि ध्वनि श्रोता और ध्वनि स्रोत के बीच सापेक्ष गति होने पर श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति से भिन्न हो जाती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव के कारण ही स्टेशन से दूर जाती एवं नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ वास्तविक तीव्रता से अपेक्षा भिन्न सुनाई देती है। अर्थात नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ेगी और दूर जाने वाले की घटेगी, तो इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सेम यही बातें जो हमने ऊपर देखी वह व्याख्या में बताया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो किस में ध्वनि का वेग अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर डी, धातु में ध्वनि का वेग अधिकतम है। अभी हमने इसकी व्याख्या पहले भी देख रखा है, तो प्रीवियस में यह प्रश्न बार बार पूछ रहा है और फिर से यह पूछा गया है 2006 में, 2008 में, लोअर पीसीएस में और यूपी पीसीएस के मेंस में। तो प्रीवियस ईयर की महत्ता हमेशा बनी रहती है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, पेट के लिए या फिर आरओ के लिए। और बीपीएससी में भी हमने देखा कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम ने अपना धाक जमा के ही रखा था। तो प्रीवियस ईयर के साथ आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। इससे यह भी पता चलेगा आपको कि पढ़ना कहाँ से है और किस आधार पर पढ़ना है।
प्रीवियस ईयर की यह श्रृंखला हम निरंतर ला रहे हैं और बहुत ही जल्दी से समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा जो इतिहास से संबंधित है, और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज कल से आने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।